हेलो फ्रेंड्स। कैसी चल रही है आपकी जर्नी पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने की? अपने पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने पाइथन बेसिक्स के बारे में जाना था, जो आप हमारे इस चैनल पे देख सकते हैं। अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, पाइथन में नए हैं, तो आप पिछले कुछ वीडियोस में जिसमें हमने पाइथन बेसिक्स को लेकर डिस्कस किया था, एक बार जरूर जाकर के देख लो। अब हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन पाइथन। ठीक है, तो हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होता क्या है, कितने टाइप की कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, और पाइथन में हम उन्हें कैसे लिख सकते हैं। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, और थोड़ा बहुत कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में हम इसमें समझेंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर होता क्या है? जिनका पहले से ही प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है उन्हें कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होगा। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, इट इज वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पर वो यूज किस लिए होता है? उसको हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूं उसका, आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ कोड। यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ कोड। और आप ऐसा क्यों करना चाहेंगे? थोड़ा इसका व्यू बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। ओके, आप ये क्यों करना चाहेंगे? बिकॉज देर आर मेनी टाइम्स इन अ एल्गोरिथम वेयर यू नीड टू टेक सम डिसीजन। डिसीजन मेकिंग में कि अगर ये कंडीशन हो रही है तो ये करो, ये कंडीशन हो रही है तो ये करो, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अभी ये पाइथन स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या काम करते हैं उसका डेफिनेशन है। ठीक है, अभी कितने तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं और पाइथन में कितने तरह के हैं, तो उन्हें हम बेसिकली 3 टाइप्स में बांट सकते हैं: सीक्वेंशियल, सिलेक्शन एंड रेपिटेशन। वन बाय वन इनको देखते हैं, तब आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी कि सीक्वेंशियल क्यों है, सिलेक्शन क्यों है, या रेपिटेटिव क्यों है। तो पहले हम सीक्वेंशियल की बात करते हैं, और बाय डिफॉल्ट जितना भी हम कोड देखते हैं वो सीक्वेंशियल ही होता है। कहने का मतलब ये है कि सेट ऑफ कोड जो है वो इन सीक्वेंस एग्जीक्यूट होता है। कोड पे सारे लाइन इन सीक्वेंस एग्जीक्यूट होते हैं, और इन्हें हम सीक्वेंशियल सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बोलते हैं। पाइथन में भी इसका यही डेफिनेशन है। बाय डिफॉल्ट जिस कोड को हम लिखते हैं उसे हम सीक्वेंशियल कहते हैं। अब हम आते हैं दूसरे टाइप की तरफ, जो है सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है? सिलेक्शन में आपका होता है कि अगर ऐसा है तो ये करो, अगर ऐसा नहीं है तो ये। इफ एंड एल्स, यानी कि इफ एनी कंडीशन is met, do this, else do this। अभी इसका फॉर्मेट ऐसे नहीं होता है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं इस तरह से। कंट्रोल स्ट्रक्चर में सबसे कॉमन टाइप जो है वो है इफ एंड एल्स। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इफ स्टेटमेंट्स आर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ये बहुत जरूरी है, ये टर्म याद रखना आपके लिए इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। इफ स्टेटमेंट्स आर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स दैट हेल्प अस टू रन अ पर्टिकुलर कोड बट ओनली इफ सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। यानी कि अगर कोई कंडीशन मीट करती है तो आपको सर्टेन सेट ऑफ कोड रन करना है, नहीं तो यानी कि एल्स कोई और कोड रन करना है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलो देखते हैं, तो अपने आइडियली पे आ जाते हैं। चलिए इसको एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए हमको ये पीस ऑफ कोड लिखना है कि अगर एज 18 से ज्यादा है देन आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं। तो आप कैसे लिखोगे?
हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे एज, और उसको हम देंगे वैल्यू लेट्स से 20। अभी जो 20 वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन 18, सो हमको ये प्रिंट करना है कि अगर ये वैल्यू 18 से ज़्यादा है तो आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं। सो कैसे लिखेंगे हम, इफ़। अब हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है। इफ़ एज, समझ में आ रहा है, एज इज ग्रेटर देन 18, तो क्या करना है आपको। अब सबसे पहली बात इसमें ध्यान रखो, यहां आपको कोलन लगाना है। जैसे ही आपने कोलन लगाया, पाइथन ने उसको इंडेंट कर दिया, यानी कि आगे बढ़, नेक्स्ट लाइन में थोड़ा स्पेस देके अगला कर्सर लेकर आए कि वहां से आपको शुरू करना है लिखना, और वो स्टेटमेंट विल बी पार्ट ऑफ द इफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम प्रिंट करेंगे कि प्रिंट, और हम ये प्रिंट करते हैं कि भाई आप वोट कर सकते हो। ठीक है, अब हमने मार दिया एंटर। करेक्ट, तो बहुत क्लियर है। स्टेटमेंट क्या था कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18, प्रिंट कि आप वोट कर सकते हो। क्या प्रिंट किया, भाई आप वोट कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, मान लो कि हमें अगर 18 से कम है तो कुछ और मैसेज देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एज को कहा 10, ठीक है, तो मैंने वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर दिया। फिर मैंने कहा इफ एज इज ग्रेटर देन 18 कोलन प्रिंट वोट कर सकते हो, राइट। फिर अगला स्टेटमेंट आया एल्स, फिर हमने प्रिंट किया, ओह सॉरी, ये मेरी हैबिट है कि कभी कभी मैं उसको कैप्स में लिख देता हूं। प्रिंट आप वोट कर सकते हो, ठीक है, एल्स, ठीक है, प्रिंट भैया आप तो अभी छोटे। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर एज 10 से ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं, नहीं गलत, सॉरी, अगर एज 18 से ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि भैया आप वोट कर सकते हो, नहीं तो आप प्रिंट करोगे कि आप वोट नहीं कर सकते, आप छोटे हो अभी। एंटर हमारा क्या आया, इसने बोला भैया आप तो अभी छोटे हो। क्यों, क्योंकि एज हमने वेरिएबल में 10 सेट कर रखी थी। तो ये एग्जांपल था समझाने के लिए कि आप इफ और एल्स को कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहला जो है इफ एल्स स्टेट हमने देखा सिलेक्शन टाइप कंट्रोल स्टेटमेंट में। ठीक है, अब हम आते हैं आइटरेशन में। ये थर्ड टाइप है। आइटरेशन क्या होता है, दैट इज बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन परफॉर्म द सेम काइंड ऑफ टास्क अगेन एंड अगेन। मतलब जब तक कोई पर्टिकुलर कंडीशन मीट हो रही है उसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार एग्जीक्यूट करते रहो। फॉर एग्जांपल लूप या फॉर लूप या वाइल लूप, ये दो तरह के होते हैं टू लूप स्टेटमेंट्स जिनको हम यूज करते हैं, जिनको हम आइटरेशन टाइप कंट्रोल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, वाइल लूप और फॉर लूप। फॉर लूप क्यों यूज करते हैं, फॉर लूप हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवा सकें उस पर्टिकुलर, जब तक वो कंडीशन मीट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिस्ट, हमने एक लिस्ट डिफाइन किया, हमने कहा लिस्ट इज इक्वल टू ए बी सी। हमने एक लिस्ट डिफाइन किया, उसमें हमने ए बी सी करके 3 चीजें डाल दी। हम कहते हैं फॉर वैल्यू इन लिस्ट, फॉर वैल्यू इन लिस्ट, मतलब कोई वैल्यू हो सकती है, फॉर ऑल द वैल्यूज इन लिस्ट। तो हमने किया प्रिंट वैल्यू,
ओके, क्या आया, ए बी सी। क्या किया उसने, जा करके लिस्ट में उस वैल्यू को पढ़ा और उसे प्रिंट किया। सो ये हो गया आपका। अब ये फॉर वैल्यू इन लिस्ट, मैंने एक लिस्ट को रीड किया। यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है वेरिएबल के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, फॉर ए इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 18 प्रिंट, भैया आप तो छोटे हो। फॉर ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, भैया आप वोट कर सकते हो। तो अगर आपके पास एक लिस्ट है जिसमें पूरा एज दिया हुआ है सब बच्चों का, तो उस लिस्ट को पढ़ करके आप कह सकते हो कि आप वोट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बेस्ड ऑन द कंडीशन, राइट। दूसरा है वाइल लूप। अब वाइल लूप में क्या होता है कि मान लीजिए सिंपल कोड ही लिख देते हैं। मान लो देयर इज अ वैल्यू एज। अभी एज की वैल्यू क्या है, 10 है, राइट। अब हम कहते हैं कि वाइल एज इज लेस देन 10, right, sorry, 18 print no voting allowed, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या किया, हमने एज की वैल्यू को बढ़ा दिया, ठीक है, कर दिया हमने। अभी कितनी बार प्रिंट करेगा, ये 8 बार प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि पहला प्रिंट होगा क्योंकि एज की वैल्यू 10 है, तो कहेगा वोटिंग नॉट अलाउड, फिर उसको एक नंबर से बढ़ा देगा, 11 कर देगा, फिर 12 कर देगा, 13 कर देगा, 14 कर देगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स ने प्रिंट कर दिया, नो वोटिंग अलाउड। सो इससे आपको क्लियर हुआ कि हम किस तरीके से कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यूज करके डिफरेंट कोड लिख सकते हैं। सो इससे आपको क्लियर हुआ कंट्रोल स्ट्रक्चर कैसे यूज करते हैं, कैसे हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स बनाते हैं, कैसे हम लूपिंग करते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब पाइथन में आप काम करते हो तो बहुत सारा डेटा से काम करते हो, और डेटा मोस्टली आपके एरे में आता है, लिस्ट में आता है, उसको आपको बार बार लूप करके रीड करना होता है। सो पाइथन में अगर आप काम करना चाहते हो तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आपको, कंट्रोल स्टेटमेंट्स आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक बार इस ब्रेक स्टेटमेंट को एज एन एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए एज 10 था और हमने क्या प्रिंट किया था पहले कि इफ एज इज लेस देन while age is less than 18 प्रिंट वोट नहीं कर सकते, ठीक है। और हमने एज की वैल्यू को बढ़ा दी और हमने एंटर मार दिया, उसने प्रिंट कर दिया आप वोट नहीं कर सकते। मान लीजिए इसी चीज को हमने वापस करना है, पर हमने इस बार क्या करना है, चलिए एज की वैल्यू को वापस सेट करते हैं। मान लीजिए हमने इस बार हमने तो 10 ही सेट करते हैं इसको। फिर हमने वापस लिखा कि एज इक्वल टू एज प्लस 1, और फिर हम आगे आए, हम लिखा इफ एज इज इक्वल टू 15 ब्रेक, ठीक है। हमारा हमने क्या हुआ, अब इस बार आप देखो इसने खाली 1 2 3 4 5 बार प्रिंट। क्यों, पहली बार एज 10 था, उसने प्रिंट किया, फिर एज की वैल्यू एक बार से बढ़ गई, 11 हुआ प्रिंट किया, 12 हुआ प्रिंट किया, 13 हुआ प्रिंट किया, 14 हुआ प्रिंट किया। पर जैसे ही 15 हुआ एज वैल्यू, सो 11 12 13 14 15, जैसे ही 15 हो गया उसने तुरंत ब्रेक किया, यानी कि वहां पर वो एग्जीक्यूशन रुक गया और वहां पर कोड ब्रेक हो गया आपका। सो दिस इज हाउ यू यूज break statement to stop the execution of your code. So hopefully control structures का बेसिक आपको समझ में आ गया है। अब जैसे जैसे हम प्रोग्राम लिखेंगे आपको और भी क्लियर होगा कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को हम यूज कैसे करते हैं। ये बेसिक चीजें हैं, ये मतलब आपको आनी ही चाहिए। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स मैंडेटरली आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से कॉन्सेप्ट इसका। इफ देन एल्स, व्हाइल, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ब्रेक कैसे यूज करते हैं, ये सब चीजें आपको एकदम क्लियरली समझ में आनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम ब्रेक, दिस ऑल्सो कंटिन्यू।
एंड व्हाट आई वुड लाइक यू टू डू इज दैट एक बार कंटिन्यू को वापस आप एक बार कंटिन्यू के बारे में आप समझें, और अगर आपको कंटिन्यू के बारे में समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके पूछें या बताएं। सो होपफुली दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में हम थोड़ा सा लिस्ट के बारे में जानेंगे और लिस्ट ऑपरेशंस में हम लोग एक बार लिस्ट ऑपरेशंस में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। सो सी इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय बाय।